मोनिका हिंदी लिटरेचर में एमए कर रही थी, इसीलिए उसका वक्त ज़्यादातर लाइब्रेरी में गुजरता था। उसे तरह तरह की किताबें पढ़ने का शौक था, इसीलिए वो कोर्स की किताबों के साथ वो और भी किताबें लेके जाती थी। एक बार वो अपने कोर्स की किताब ढूंढ रही थी कि तभी उसको एक किताब मिली। उस किताब पर एक बड़ा ही डरावना चित्र बना था। शमशान की जलती हुई चिता में से एक साया उसकी अपनी लाल आंखों से पुस्तक पढ़ने वाले को देख रहा। उस किताब को देखकर एक पल के लिए मोनिका को डर सा लगने लगा, मगर वो उत्सुकता वश वो किताब को उलटने पलटने लगी और उसने देखा मौत के रहस्य पर ये किताब लिखी है। भटकती आत्माओं और उनकी मुक्ति के रहस्य उस किताब में दफन है। बड़े बड़े अक्षरों में आम इंसान को उस किताब से दूर रहने के लिए लिखा था, मगर जो कहते हैं ना कि जिस इंसान को जिस काम का मन हो जाए वो उसे ज़रूर करता है। इसीलिए मोनिका ने अपनी बाकी किताब के साथ उसे भी रख लिया। घर आकर उसने बाकी किताब के साथ उसने उस किताब रख दिया और अपने परिवार के साथ भोजन करने लगी और फिर बातों ही बातों में उस किताब के बारे में भूल गई। देर रात को जब वो अपनी बहन के साथ सो रही थी और किताब स्टडी टेबल पर रखी थी और किताब पर अजीब से बने चित्र पे रोशनी आने लगी, ऐसा लग रहा था कि किताब ही जल रही हो। वो किताब हवा में उड़ते हुए मोनिका के पास आ गई। कुछ देर बाद जब मोनिका ने उस किताब को देखा तो उसे लगा कि उसकी बहन उस किताब को लेके आई है। किताब हाथ में लेने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उस किताब में बहुत सी बातें मौत की बातें लिखी थी। उसमें एक भटकती आत्मा का भी जिक्र था जो आकाशमयी मौत के कारण भटक रही थी। उसकी कहानी सुनकर मोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो भटकती आत्मा उसके चारों तरफ भटक रही हो। अजीब सी आवाज़ें आने लगी, कमरे के पर्दे हिल रहे थे। उस किताब से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, उसको एक परछाई नज़र आने लगी। तो डरते हुए मोनिका ने उस किताब को फेंक दिया और चुपचाप लेट गई और अब उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हलचल हो रही थी। कुछ देर बाद मोनिका सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कमरे में खूब अंधेरा था। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मोनिका ने तो कमरे में लाइट चालू छोड़ दी थी और खिड़की से बाहर की रोशनी कमरे से आती है। उसने पलंग पर अपने हाथ से फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उसके हाथ में आया उसने देखा रात के 8 बज रहे थे। मैं तो सो रही थी तो रात के 2 बज रहे थे। इसका मतलब मैं पूरा दिन सो रही थी। किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये निशु यूं तो सारा दिन चपर चपर करती रहती है, ऐसे कैसे मेरे साथ अंधेरे में सो रही है? सोचते हुए मोनिका ने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन कमरे की लाइट जल नहीं रही थी। उसने खिड़की से पर्दा हटाकर कमरे में रोशनी करने की कोशिश की। ये देखकर वो बहुत हैरान हो रही थी। उसने अपने पास सो रही बहन को उठाने की कोशिश की। निशु, उठ जाना, मुझे वैसे भी बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मोनिका की बात का निशा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, तो उसने उसकी चादर हटा दी। जैसे ही उसने चादर हटाई, निशु की जगह तकिया बिछे थे। निशु की बच्ची, मैं समझ गई कि मुझे डराने के लिए तूने मेरे फ़ोन का टाइम आगे बढ़ाया। सारी लाइट की सेटिंग तूने ही किया है ना। कहाँ है तू बदमाश निशा? हम तू मेरे सामने आ। निशु को आवाज़ देते हुए मोनिका अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन पूरे घर में अंधेरा था। प्लीज़ यार, बहुत देर हो गई, अब मेरे साथ मजाक करना बंद करो। माँ पापा कहाँ हो?
आप सब लोग मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं अभी के अभी घर से चली जाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहते हुए मोनिका अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी और फिर दरवाजे पर जाने से ही दरवाजा दोबारा बोली, मैं जा रही हूँ, आप सब आ रहे हो या नहीं। मोनिका के बार बार बोलने के बावजूद किसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और हॉल की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जल रही थी। वो मोबाइल की रोशनी से एक कमरे से दूसरे कमरे में उन सबको ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आ रहा था। ये मजाक नहीं हो सकता, निशा मुझसे इतनी गंदी मजाक नहीं कर सकती और माँ पापा भी उसका साथ कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये सब लोग कहाँ गए? निशा को फोन लगाती हूँ। उसने अपने फोन पर निशा का नंबर डायल किया और एक साया उसके बगल से निकला। वो डर से चीखने लगी, मगर उसकी चीख सुनकर वो साया गायब हो गया। डर के कारण अभी भी मोनिका की आंख बंद थी। उसने निशा का नंबर डायल कर दिया था और कमरे में उसका मोबाइल बजने लगा। जब एक सुनसान घर में मोबाइल की आवाज़ गूंजी तो मोनिका हाथ में मोबाइल की टॉर्च लिए उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। उस कमरे में पूरा अंधेरा था। मोबाइल की आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। उसने पलंग के नीचे से मोबाइल उठाया तो फ़ोन गीला था। उसने वो फ़ोन उठाया। उसने अपने मोबाइल से नीचे देखा तो उसमें से खून निकल रहा था। उसने झुककर देखा तो उसमें निशु की लाश थी। उसके सर से खून निकल रहा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसको पलंग के नीचे से उठाया। निशु, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? माँ पापा वो कहाँ हैं सब? माँ पापा आवाज़ देते हुए वो उनको घर में ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी में देखा पलंग के नीचे से खून बहता हुआ बाहर आ रहा था। वो तुरंत उस पलंग के पास पहुंची तो उसने नीचे झुककर देखा। उसके नीचे उसके माँ पापा दोनों की लाश पड़ी थी। उन दोनों के सर में चोट लगी थी और खून सर से बाहर आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके घर वालों के साथ ये हादसा कैसे हो गया और वो नींद में सोती रही। उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे रोना आने लगा। वो बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा अब पुलिस को खबर कर देना चाहिए। सोचते हुए उसने तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लिया और पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। गुस्से में वो खुद घर से निकलने लगी, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक घर की लाइट बंद और चालू होने लगी। वो डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। वही किताबी साया उसको नजर आने लगा। वो डर कर कोने में खड़ी हो गई। उसके लाल आंखें मोनिका को ही घूर रही थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोनिका की गर्दन पकड़ ली और उसका सर दीवार में मार दिया। मोनिका का सर भी पूरी परिवार की तरह फट गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, मगर जब उसे होश आया तो उसके घर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसकी बहन और माँ की सज रही थी। 3 लोग तो उसे पहचान में आ रहे थे, लेकिन चौथी अर्थी किसकी है ये देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ी वो चौंक गई, क्योंकि वो अर्थी उसकी थी। इसका मतलब वो मर चुकी है। मोनिका को अपने आप पर यकीन नहीं था। वो पूरे घर में लोगों को यकीन दिलाने लगी कि वो जिंदा है, लेकिन आत्मा किसी को यकीन दिला सकती है। दूसरे तरफ लाइब्रेरी में बच्चे किताब को ढूंढ रहे थे। उन्हें लाइब्रेरी में वही किताब नजर आने लगी जो मोनिका अपने घर ले गई थी। वो साया दूर खड़ा होकर देखकर मुस्कुरा रहा था।